क्या होते हैं? अयस्क हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें धातु कहाँ से प्राप्त होती है। तो हमें धातु अयस्कों से प्राप्त होती है। जो भी धातु होती हैं उनके अपने अयस्क होते हैं और ये हमें खनिजों के रूप में प्राप्त होती हैं। ये जो धातुएं हैं अपने अयस्कों में पाई जाती हैं। हमें शुद्ध रूप से धातुएं प्राप्त करने के लिए अयस्कों का शुद्धिकरण करना होता है। तो हम अयस्कों के बारे में ये लिख सकते हैं कि अयस्क हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं और धातुएं हमें अयस्कों से प्राप्त होती हैं। तो प्राकृतिक रूप से हमें खनिज प्राप्त होते हैं। इन खनिजों में धातुएं मिली होती हैं। जिनमें धातुएं मिली होती हैं जिनमें ये लिख सकते हैं जो धातु मिली होती है वह उस धातु का अयस्क कहलाता है। अयस्क कहलाता है। जैसे कोई अयस्क है उसमें लोहा मिला हुआ है तो हम उसे कहेंगे कि यह लोहे का अयस्क है। तो प्राकृतिक रूप से हमें खनिज प्राप्त होते हैं। इन खनिजों में धातु मिली होती है। जिनमें जो धातु मिली होती है वह उस धातु का अयस्क कहलाता है। तो ये अयस्क कैसे होते हैं, कौन कौन सी धातु के कौन कौन से अयस्क होते हैं वो हम अब लिखेंगे और उनमें वही धातु मिली होगी जो जिस धातु का अयस्क होगा, जिनसे हम धातु प्राप्त करेंगे। जैसे मैग्नीशियम के हमने अयस्क लिखे हैं, मैग्नेसाइट और इप्सम। इससे हम मैग्नीशियम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये धातु हम इन अयस्कों से प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी हमने अयस्क लिखे हैं, जिस धातु के जो भी लिखे हैं, उन अयस्कों से वही धातु प्राप्त हो जाती है। जैसे एल्युमिनियम के ये अयस्क है, एल्युमिना Al2O3 क्रायोलाइट अभ्रक, इनसे हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। कॉपर के लिए ये जो अयस्क है इनसे कॉपर प्राप्त करते हैं। लेड के लिए भी हम लेड प्राप्त कर लेते हैं इन अयस्कों से। तो जितने भी अयस्क हमने लिखे हैं इनसे हम ये धातुएं प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद इन अयस्कों में बहुत सी अशुद्धि मिली होती हैं, जैसे मिट्टी, पत्थर और भी बहुत ज्यादा अशुद्धि इनमें मिली होती है। इन्हें हम शुद्ध करते हैं और उनके लिए एक प्रोसेस होती है जिससे हम शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो वह प्रोसेस क्या है जिससे हम शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं? तो ये आप याद कर लीजिएगा। जितने भी ये अयस्क हैं, कम से कम 2 अयस्क तो हर एक धातु के याद करने अनिवार्य हैं, क्योंकि एग्जाम में ये भी आते हैं। अब हम वो प्रोसेस करेंगे जिससे हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लें। अयस्कों से धातु प्राप्त करने के लिए क्या प्रोसेस होगा? तो सबसे पहले हम अयस्क प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद हमें अयस्क का सांद्रण प्राप्त होता है। अयस्क का सांद्रण प्राप्त होगा और ये सांद्रण 3 तरह का होगा। एक अधिक क्रियाशील धातु के लिए, मध्यम क्रियाशील धातुओं के लिए और निम्न क्रियाशील धातुओं के लिए। तो इससे हम तीनों धातुओं के जो भी अयस्क होंगे वो अलग अलग कर लेंगे। तो एक तो उच्च अधिक क्रियाशील धातु, ये हो गया। एक मध्यम अभिक्रियाशील धातु, और तीसरा निम्न क्रियाशील धातु। ये तो
सबसे अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और निम्न अभिक्रियाशील। उसके बाद हम सबसे पहले उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का प्रोसेस देखेंगे कि जिसमें उच्च अभिक्रियाशील धातु है जैसे सोडियम, पोटेशियम, तो इनका हम आगे कैसे करेंगे, कैसे प्रोसेस होगा। फिर हम इसके बाद हमें गलित धातु प्राप्त होती है। गलित धातु का हम विद्युत अपघटन करते हैं। ये विद्युत अपघटन क्या होता है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, विद्युत अपघटन क्या होता है। अभी हम देख लेते हैं कि गलित धातु का विद्युत अपघटन, और उसके बाद हमें ये अपघटन कराने के बाद शुद्ध धातु प्राप्त होती है। फिर ऐसे ही मध्यम क्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु में हमें दो तरह के एसिड प्राप्त होते हैं, एक कार्बोनेट एसिड और एक सल्फाइड एसिड। तो ये लिख लेते हैं हम कार्बोनेट एसिड और एक दूसरा सल्फाइड एसिड। तो ये जो कार्बोनेट एसिड है और सल्फाइड एसिड है, इनकी आगे क्रिया करने पर हमें, तो हम कार्बोनेट एसिडों का निस्तापन करते हैं। निस्तापन जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे कि निस्तापन किस तरह से होता है और सल्फाइड एसिडों के लिए भर्जन किस तरह से होता है। मैं थोड़ा सा बता दूं, निस्तापन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और भर्जन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो कार्बोनेट एसिड का निस्तापन होगा, ये याद रखना है। सल्फाइड एसिड का भर्जन होगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमें इन दोनों एसिडों का हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। उसके बाद धातु का हम अपचयन कराते हैं। अपचयन कराने के बाद हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। तो मध्यम अभिक्रियाशील धातु प्राप्त करने के लिए हमें इस प्रोसेस से गुजरना होता है। उसके बाद हम निम्न अभिक्रियाशील धातु लेते हैं। इसमें हम ये फुल प्रोसेस ये वाला अपनाएंगे। इससे हमें सल्फाइड एसिड प्राप्त होते हैं। सल्फाइड एसिड प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम इन सल्फाइड एसिडों का भर्जन कराते हैं। भर्जन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। भर्जन किया, उसके बाद हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। उसके बाद हम धातु का अपचयन कराते हैं। और फिर हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। तो ये प्रोसेस होता है हमें शुद्ध धातु प्राप्त करने का। होता है इसका साधारण लेते हैं, जिसमें तीन तरह की जो धातुएं होती हैं, अधिक अभिक्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और निम्न क्रियाशील। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं कौन कौन सी धातु उच्च अभिक्रियाशील होती है, मध्यम होती है और निम्न होती है। उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का हम गलित धातु का विद्युत अपघटन कराते हैं। ये प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे कैसे विद्युत अपघटन होता है। उसके बाद हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। मध्यम अभिक्रियाशील धातु के लिए प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इसमें दो तरह के हमें एसिड प्राप्त होते हैं, एक कार्बोनेट एसिड और एक सल्फाइड एसिड। कार्बोनेट एसिडों का हम हमेशा निस्तापन करते हैं, सल्फाइड एसिडों का हम हमेशा भर्जन करते हैं। उसके बाद हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है और हम धातु का फिर अपचयन कराते हैं, फिर हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। निम्न अभिक्रियाशील धातु में सल्फाइड एसिड प्राप्त होते हैं, क्योंकि सल्फाइड एसिड हैं इसलिए हम भर्जन कराते हैं। भर्जन कराने के बाद हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, फिर हम इस धातु का अपचयन कराते हैं और उसके बाद हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। तो ये प्रोसेस है एसिडों से शुद्ध धातु प्राप्त करने का। अब हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैसे हम अधिक अभिक्रियाशील धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे, जिससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त होगी। मध्यम अभिक्रियाशील और निम्न अभिक्रियाशील धातुओं की हम कैसे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा